हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो हम DSSB TGT साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे इस पेपर के। नेक्स्ट जो है 31 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है इसमें? द प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर कंसिस्ट ऑफ। मैटर की 4 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा एक प्लाज्मा स्टेट भी होती है और एक बोज-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट भी होती है। तो 5 स्टेट होती हैं टोटल। तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में पूछा गया है कि किस टाइप के इसमें मैटर प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेज, ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव गैसेज, आयन एंड इलेक्ट्रॉन। प्लाज्मा स्टेट डज नॉट हैव ए डेफिनेट शेप एंड द वॉल्यूम। दिस स्टेट इज़ मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं उनकी स्टेट जो है प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस बिकॉज। क्यों? क्या इसका करेक्ट रीज़न है ये हमें बताना है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर एक्सट्रीम लो प्रेशर टू सॉलिडिफाई इट। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है कि इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमोसफियर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। हम क्या करते हैं, गैस के ऊपर प्रेशर को लो करते हैं और 1 एटमोसफियर प्रेशर जब हम कर लेते हैं तो वहाँ पे ये डायरेक्ट जो है गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाती है। तो इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। तो इस ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ ए टावर टेम्परेचर एंड देन दैट ऑफ द वाटर आइस विच कुड नॉट लीव एनी रेजिड्यू। इसके अंदर कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता है। इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिजर्विंग फ्रोजन फूड्स व्हेन मैकेनिकल कूलिंग इज अनअवेलेबल। CO2 turns to dry ice when the temperature drops to -110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर की कंडीशन क्या है और प्रेशर की कंडीशन क्या है अगर हमें ड्राई आइस चाहिए तो। It changes from solid dry ice to carbon dioxide without changing in liquid phase, so it is called dry ice। क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में नहीं आती तो इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। Which of the following टाइप ऑफ द कोल हैज़ ए हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो हैं टाइप दिए गए हैं कोल के, तो इसमें किसकी सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है? तो एंथ्रासाइड जो कोल है टाइप है, इसकी सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। एंथ्रासाइड आल्सो कॉल्ड द हार्ड कोयल एंड हाईली मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ द कोयल। एंथ्रासाइड जो होता है इसके अंदर 87 से 96% कार्बन होता है। अगर हम बात करें बिट्यूमिन्स की तो 45 से 86 प्रेजेंट, ठीक है, और लिग्नाइट में 25 से 35%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है एंथ्रासाइड क्या है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। यहाँ पे द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाई ए यूनिट वेट ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन। अगर हम 1 यूनिट वेट के सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन कर देते हैं तो उससे जो हीट रिलीज होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। एंथ्रासाइड कोल इज हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न। अगर हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो कौन सी गैस जो है उसमें से एमिट होती है? तो वाटर वेपर जो है वो इसमें से एमिट होते हैं। यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे से समझा रखा है एक्सप्लेनेशन में। वाटर वेपर इज एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न। When hydrogen is burned, it goes through a chemical reaction. In this chemical reaction, hydrogen combine with oxygen to form water, releasing a significant amount of energy. 2H2 plus O2 क्या बन जाएगा? 2H2O plus एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? इसमें वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। अगर कोई आउटसाइडर फोर्स लगता है तो किसके पास जो है उसकी शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी होती है? तो वो सॉलिड के ऊपर होती है कि हम कोई भी फोर्स लगाएं वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। और लिक्विड और गैसेस क्या कर लेते हैं? अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। दस वी नो दैट सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर
which has tendency to maintain their shape when subjected to a outside force. Solid may breaks when the force is applied, but changing their shape is difficult and hence they are rigid. The intermolecular forces of attraction between the particle in the solid are strong. क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं उनके अंदर, इसलिए सॉलिड जो हैं वो उनको क्या बोला जाता है, हार्ड बोला जाता है, और वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट्स नहीं है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम. ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की स्टेटमेंट है. सेकंड क्या है, एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी. तो जो एक ही तरीके के एटम होंगे उनका मास भी सिमिलर होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होंगे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो टू स्मॉल रियल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड. तो ये गलत है. एटम जो है यहाँ पे बताया गया है कि रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड. तो ये स्टेटमेंट डाल्टन थ्योरी ने नहीं दी थी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. द रिलेटिव नंबर्स एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड. तो ये भी ठीक है. तो सी स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की सारी पोस्टुलेट बताई गई हैं. सबसे पहली जो पोस्टुलेट है किसके द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी गई थी. और वो कौन थे, इंग्लिश फिजिस्ट थे और केमिस्ट थे, और 1808 में ये थ्योरी उन्होंने दी थी. क्या क्या पोस्टुलेट थी देखो, इट स्टेट दैट ऑल द मैटर्स मेड अप ऑफ द स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल नोन एज एटम्स. नेक्स्ट जो इसकी पोस्टुलेट थी वो ये थी कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप, मास, बट डिफर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट. अगर हम अलग अलग एलिमेंट के एटम्स को देखेंगे तो वो एक दूसरे से डिफर करेंगे. और एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ना तो डिस्ट्रॉय करेंगे ना क्रिएट कर सकेंगे. एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट मे कंबाइन विद ईच अदर इन ए फिक्स्ड सिंपल एंड होल नंबर रेशियो. और यही स्टेटमेंट को क्या लिखा गया था, रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर्स. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी. ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा, सिंपल होगा, होल नंबर रेशियो टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड. फोर्थ जो पोस्टुलेट थी वो ये थे कि द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिजल्टिंग from the law of conservation of mass is relative number and the kinds of atom are constant in a given compound. So option correct जो है सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. Which of the following countries is known as country of the wind. कौन सी कंट्री को हम विंड की कंट्री कहते हैं. तो यहाँ पे डेनमार्क जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. ये आपको 9th क्लास की बुक में मिल जाएगा, डायरेक्ट NCERT से उठाई हुई लाइन है. डेनमार्क इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स. It has highest portion of the wind power in the world. Denmark fulfill 50% of its power requirements from the renewable energy. तो डेनमार्क के अंदर जो विंड की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर. इसी जो है पेपर का क्वेश्चन पीछे हमने डिस्कस किया था. 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर विंड की स्पीड है तो वहीं पे ही जो है हम जो है विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो यहाँ पे डेनमार्क है, यहाँ पे जो विंड है इसको कंट्री ऑफ विंड बोला जाता है. और यहाँ पे 50% जो पावर जनरेशन है वो इसी से ही कंप्लीट होता है, विंड एनर्जी से ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एन एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट. यहाँ पे ये बताया गया कि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि एटम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो दैट एटम इज होल इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो यहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट जो है नॉट ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. अगर हम इसमें बात करेंगे तो ओनली वन स्टेटमेंट जो है ये हमारी करेक्ट है. तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एटम्स के अंदर क्या होते हैं कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट होता है. और कंप्लीट अगर हम एटम की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है.
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि थॉमसन जो मॉडल है वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था 1904 के अंदर, शॉर्टली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी उसके बाद ये मॉडल दिया गया था। हाउएवर द atomic nucleus had not yet been found at that time. थॉमसन मॉडल इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द प्लम-पुडिंग मॉडल। तो मतलब ये सिमिलर ही था, उसी के सिमिलर, प्लम-पुडिंग मॉडल के सिमिलर था। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर with electron embedded in it. An atom as a whole is electrically neutral. तो बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक रेडियस क्या है। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कितना मतलब क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दिया हुआ है। और ये कौन याद करता है, किसी भी एटम की रेडियस को कौन याद करता है। और यहाँ पे देखो पेपर में पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम की रेडियस कितनी है, तो ये 37 पिकोमीटर है। आपको याद कर लेनी है, कितनी है, 37 पिकोमीटर है। कैसे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अगर हमें किसी भी की एटॉमिक रेडियस को निकालना है तो हम क्या करेंगे, दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच का, न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे और रेडियस क्या हो जाएगी, उस डिस्टेंस का हाफ हो जाएगी। द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियाई आर इन पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अगर हम बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो 74 पिकोमीटर के बराबर आता है। और अगर हमें रेडियस निकालनी है तो हम इसका हाफ करते हैं, ये 37 पिकोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये 37 पिकोमीटर इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिए थे उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो प्रॉपर्टीज़ होंगी किसी भी एलिमेंट की वो क्या होंगे, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होंगी। तो क्या एक्सप्लेनेशन है, देखो, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। Mendeleev classified elements according to their atomic mass and arranged these elements in increasing order of their atomic mass. Mendeleev classified the periodic table into horizontal row, उनको पीरियड बोला गया, 7 पीरियड हैं, एंड वर्टिकल को कॉलम बोला गया, और जिनको हम अभी ग्रुप बोलते हैं, और 18 ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो मेंडलीव ने उनकी प्रॉपर्टीज़ को एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर उसको अरेंज किया था। सिर्फ यही डिफरेंस है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और जो हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें उन्होंने एटॉमिक वेट लिया था और मेंडलीव ने एटॉमिक मास लिया था। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।